पुलिस नहीं आनी चाहिए घर पे। आईटी, जीएसटी इन सबको लगा कि यार ये क्या हो रहा है? ये कौन सी इंडस्ट्री है? क्या ये टैक्स भी दे रहे हैं सही से? अथॉरिटीज़ आपको बुलाती हैं, वो भी नहीं जानती कि इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। ये इंडस्ट्री थ्रेट से भरी हुई है। क्या सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा इशू है एंड हाउ यू आर केटरिंग टू दैट? अगर हम कुछ गलत करें अपने यूजर्स के लिए या एज अ कंपनी, तो रेगुलेटर कैन कैच होल्ड ऑफ अस। सब कुछ वैसा प्ले हुआ जैसा एक क्रिप्टो इन्वेस्टर का ड्रीम कह लो। Compliance first platforms is what India wants. Geopolitical factors are causing all risky asset class, including Bitcoin, to go down. Bitcoin को बोला जाता था कि यार ये तो डिजिटल गोल्ड है, बट इस साइकिल में लास्ट 6 महीने में आप देखेंगे ये ट्रू नहीं रहा है। कंपटीशन बढ़ेगा तो उस टाइम पे यू थिंक यू विल बी एबल टू फाइट दैट कंपटीशन? Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. वेलकम टू क्रिप्टो के फंडे पावर्ड बाय कॉइन स्विच। तो ऑब्वियसली ये पहला एपिसोड है और मेरे साथ है आशीष फ्रॉम कॉइन स्विच। यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे आशीष से, नॉट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि आशीष जो है वो कॉइन स्विच के फाउंडर हैं तो भैया अपनी एक्सचेंज के बारे में बताइए और ये बताइए। नहीं भाई, हम आशीष का जो एक नॉन फाउंडर वाला जो रूप है, एज ए ह्यूमन, एज ए इन्वेस्टर, जब उनसे कोई सवाल पूछता है उनका नेबर के, आशीष तुम तो फाउंडर हो यार एक्सचेंज के, मुझे बता दो कि इस वक्त मुझे क्या करना है, तो वो वाला मुझे आंसर आज चाहिए। कई बार तो ऐसा होता होगा कि आशीष भी सोचता होगा यार कहीं गलत इंडस्ट्री में तो कोई चीज बिल्ड नहीं कर दी। ठीक है, टफ है ना एक्सचेंज चलाना। आपको और हमें शायद आसान लगता है, बट एक फाउंडर की जर्नी जो किस तरीके से उसको कंप्लायंस, किस तरीके से उसको एक्सचेंज रन करना होता है, कंप्लायंस को खुद डिफाइन करना एक बहुत टफ टास्क होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर अ कंप्लायंस गाय रादर देन एन एंटरप्रेन्योर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आशीष, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सो आशीष, बिल्कुल स्ट्रेट अवे कुछ सवाल है कि जैसे मैं भी कॉलेज से निकला था और आज मैं जहाँ पे हूँ, और जब मैं फ्लैशबैक में जाता हूँ कि यार मैं कॉलेज से जब ये सोच के निकला था कि ये करूँगा लाइफ में, आज जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं बिल्कुल डिफरेंट कर रहा हूँ। लेकिन जो भी कर रहा हूँ उसमें फन है, एक एन्जॉयमेंट है। क्या आपकी लाइफ में भी वो फन एन्जॉयमेंट है जो कर रहे हो, वही सोचा था, प्लान किया था? आर यू हैप्पी और यू थिंक नहीं यार कुछ और कर सकता था? वो रॉ फीलिंग सुननी है। श्योर, श्योर। तो मेरे बारे में ये मैंने काफ़ी बोला भी है, बट मैं आपको पूरी स्टोरी दोबारा से समझाता हूँ। तो जब से मैं छोटा था ना, हमारी फैमिली में बहुत सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हैं। तो मेरे पापा की साइड सब डॉक्टर्स, मेरी मम्मी की साइड सारे इंजीनियर्स। अच्छा। तो ब तो बचपन से ही लेकिन कॉम्बिनेशन। पापा ने यही कहा है कि जॉब करना एक बात होती है, अपने पैरों पे खड़े होना, अपना बिज़नेस बनाना अलग बात होती है, और बनिया फैमिली से आते हैं। ऑल्दो फैमिली में कोई बिज़नेस नहीं करता था, मैं पहला था जिसने बिज़नेस करा, बट पापा ने हमेशा यही सिखाया है कि जो भी करो दिल लगा के करो और अपने बलबूते पे बड़ा बनो। तो जब मैंने स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी पढ़ी थी, एंड उससे ये सेंटेंस आया था, मेकिंग द डेंट इन द यूनिवर्स, देन आई क्लियरली अटैच्ड टू दैट कि यार हाँ, मैं कभी उसे वर्ड्स में ज़ाहिर नहीं कर पाया, बट दिस इज़ व्हाट आई वांटेड फ्रॉम माय लाइफ फ्रॉम वेरी, वेरी अर्ली स्टेज। और आज मैं जहाँ हूँ, मुझे लगता है शायद एवरी रोड led me to here. This is the best that I could be doing. हाँ, किसी किसी दिन बुरे दिन भी होते हैं, जहाँ पे मैं सोचता हूँ कि यार क्या मैं बेटर कर सकता हूँ? क्या मैं कुछ और करूँ? यहाँ पर एक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ जिसमें रेगुलेशन भी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। कई बार हम यूज़र्स को भी सर्व ढंग से नहीं कर पाते, बिकॉज़ वो रेगुलेशंस में हम इतना टाइट अप हो जाते हैं। तो हाँ, कई बार मैं अपनी जर्नी को क्वेश्चन करता हूँ, बट आई थिंक इफ आई लुक बैक, दिस इज़ वेयर आई एम सपोज्ड टू बी, सिटिंग हियर डूइंग राइट बाय द यूज़र्स एंड बिल्डिंग समथिंग कि यार वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। क्रिप्टो इज वन पार्ट, स्टॉक मार्केट इज अनदर, एंड हाउ कैन आई गिव देम द राइट अपॉर्चुनिटीज एट द राइट टाइम। सो हाउ डिफिकल्ट इट इज एज एन एंटरप्रेन्योर कि चीज़ों को प्लान आउट करना, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई गाइडलाइन आ सकती है। अभी जैसे बजट में कुछ डिस्कस हुआ, तो ऐसा नहीं लगता कि हर वक्त यू नीड टू बी लाइक ऑन टॉप ऑफ योर गेम इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस? बिजनेस तो शायद बाद में आता होगा। तो मैं आपको बैक इन 2017 ले जाता हूँ, जब हमने सोचा था ये शुरू करने का। तो तब हम लिव स्पेस में काम करते थे। हम तीनों दोस्त हैं, विमल, गोविंद, मी, ऑलमोस्ट 18 साल से दोस्त हैं कॉलेज से। वेरी नाइस। सब मिडिल क्लास फैमिलीज से आते हैं, और मिडिल क्लास फैमिलीज में ना एक डर हमेशा होता है कि यार कुछ गलत नहीं करना, हाँ। पुलिस नहीं आनी चाहिए घर पे। ठीक है, ये हमेशा डर होता है, तो हम उससे सब दूर रहना चाहते थे। हाँ। बट लाइक क्रिप्टो ऑलवेज मेंट गुड टू अस कि यार
क्रिप्टो में इज द न्यू वर्ड इट इज बिल्डिंग विच इज ट्रस्टलेस। एंड हमें लगता था कि यार जहाँ से हम आए हैं, हमारी बैकग्राउंड हमेशा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ लोन लेने का, कि जब मैंने अपने कॉलेज में, मेरी इंडिया ऑल इंडिया में शायद 1000 रैंक आई थी, तब भी मुझे बैंक लोन नहीं दे रहा था स्टडी के लिए, और हम पे पैसे नहीं थे पढ़ाने के लिए। तो 2 हफ्ते तक हम एसबीआई के अंदर बैठे थे, और मैं और मेरी मम्मी, एक डेस्क से दूसरी डेस्क, दूसरी डेस्क से तीसरी, फाइनली मिला। बट इतना स्ट्रगल के बाद मिला। तो मुझे लगता है कि उस स्ट्रगल को अगर हम ओवर टाइम कम कर पाएँ, वो ही हमारी जर्नी को डिफाइन कर सकता है, और वो हम हर यूज़र के लिए बेनिफिट दे पाएँ। तो जब हमने कॉइनस्विच स्टार्ट करने का सोचा था, अ, हमारे लिव स्पेस के ऑफिस से 100 मीटर दूर हम मेरे एक दोस्त होता था अभिनव, ही यूज्ड टू रन अ लॉ फर्म। तो हम लंच पे वहाँ चले जाते थे। उसके पास बैठते थे कि अभिनव आप सब समझ लो हमसे कि क्रिप्टो क्या होता है। बस हमें ये बताओ कि अगर हम ये शुरू करें तो हम जेल नहीं जाना है हमको। तो आप वैलिडेट करो कि हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं या नहीं। तो हमने उसके ऑफिस में पूरा 1 महीना बिताया था। सब क्रिप्टो के बारे में जितना हम समझा सकते थे उसे समझाया, और उसको भी इंटरेस्ट था बिकॉज़ इट वाज़ अ न्यू इंडस्ट्री ऑल टुगेदर। तो उसने हमें बताया कि यार हाँ, ये लॉज़ में है, ये नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे नहीं। तो शुरुआत से ही जब से हमने शुरू करा है, हमारा यही था कि यार कंप्लायंस फर्स्ट, क्योंकि क्रिप्टो में इंडस्ट्री में आप देखोगे इतनी कंपनीज़ आई, इतनी कंपनीज़ चली गईं, और मोस्ट ऑफ द रीज़न्स एक कंपनी के शटडाउन का होता है कि वो कंप्लायंस को सही से फॉलो नहीं करती। वो फ्यूचर का नहीं सोचती, वो शॉर्ट टर्म सोचती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं देखती कि यार यूजर का बेनिफिट देखो। लॉन्ग टर्म में ऐसा बिल्ड करो चाहे बिजनेस कम हो, लेकिन अगले 50 साल 100 साल के लिए वो इंडस्ट्री डिफाइनिंग कंपनी बन जाए। इसके प्रॉब्लम्स भी आते हैं कंप्लायंस फर्स्ट बनने की वजह से, और इंडिया के लार्जेस्ट एक्सचेंज की वजह से। ये होता है कि जब भी किसी अथॉरिटी को कुछ जानना होता है, वो सीधा हमसे ही सवाल पूछते हैं, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हमें ही अपने पास बुला लेते हैं। अब ये समझ आ गया है कि जब ये अथॉरिटीज़ आपको बुलाती हैं, वो भी नहीं जानती कि इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। तो इट इज़ अ गुड पॉइंट टू टीच देम कि यार कैसे चलती है, और इससे अच्छा है वो हमसे सीखें जो कंप्लायंस फर्स्ट है, रादर देन वो किसी और से सीखेंगे। हाँ। तो हमारे लिए मुझे लगता है ये अपॉर्च्युनिटी है कि हम इंडिया में क्रिप्टो को ग्रो कर सकते हैं बाय वर्किंग विद ऑल दीज़ स्टेक होल्डर्स एंड मेकिंग श्योर इसका फ्यूचर ब्राइट हो। तो इतने सालों में यू हैव बीन इंटरैक्टिंग विद रेगुलेटर्स, है ना? पुलिस डिपार्टमेंट में, जांच एजेंसियों से, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से। सो जब इनसे रेगुलर इंटरैक्शन में ग्राफ ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज गोइंग अप या वहीं का वहीं है? इट्स डेफिनिटली गोइंग अप। तो मैं आपको बताऊंगा कि जब हमने इंटरेक्ट करना शुरू करा था 2020 में, क्योंकि 2020 में क्रिप्टो इंडिया में काइंड ऑफ खुल गया था आरबीआई बैन के बाद, और सडन इंक्रीज हुआ था क्रिप्टो अडॉप्शन में। हम अपना ही एग्जांपल ले सकते हैं, 6 महीने में हम पे 1.5 मिलियन 15 लाख नए यूजर आ गए थे। तो एकदम से जो इंक्रीज हुआ, तो आईटी जीएसटी इन सबको लगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये कौन सी इंडस्ट्री है, क्या ये टैक्स भी दे रहे हैं सही से। तो तब हमारे इंटरेक्शन शुरू हुए, और फ्रॉम दैट पॉइंट जब वो ये बोलते थे कि यार इसका प्राइस कहाँ से आता है, टू पॉइंट कि बिटकॉइन होता क्या है, टू द पॉइंट नाउ कि यार अच्छा अगर दो वॉलेट में ट्रांसफर हो रहा है तो हाउ डू वी रिकॉग्नाइज केवाईसी, हाउ डू वी ट्रैक दीज ट्रांजैक्शंस, एंड नाउ दीज एजेंसीज हैव द कैपेबिलिटी which are beyond what we can today probably tell our users से भी ज्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग है इस समय। और ये इवॉल्वमेंट लास्ट 5 ईयर्स में हुआ है। लास्ट 5 ईयर्स में ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ हमने सिखाया है, उन्होंने भी मेहनत करी है, क्योंकि ये इंडस्ट्री काफी नई है। वो पहले हमसे सीखते हैं, थोड़ा समझते हैं कि केवाईसी कैसे होता है, अच्छा एक वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कैसे होता है, ट्रांजैक्शन कैसे होती है, एंड धीरे धीरे वो मल्टीपल लोगों को से सीखते हैं और अपनी नॉलेज को इवॉल्व करते हैं, देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, उससे भी उन्होंने सीखा है। डिफरेंट लॉ एनफोर्समेंट टुगेदर कम टुगेदर एंड ट्राई टू लर्न मोर एंड मोर। आजकल हमारे आईटी जीएसटी हाँ। ईडी डिपार्टमेंट काफ़ी एडवांस और काफ़ी इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं। दुःख नहीं होता है कई बारी सोफ़े पे बैठते होगे घर जाके और बोलते होगे यार ये सारी कंप्लायंस हमारे लिए, और जो यूज़र है 70% वो तो फॉरेन एक्सचेंजेस पे है। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये पता ही लगा है कि 70% लोग जो हैं वो फॉरेन एक्सचेंजेस पे हैं। तो सारी कंप्लायंस तो इंडियन एक्सचेंजेस पे, यूज़र सारा वहाँ जा रहा है। कभी ऐसे बात नहीं हुई, इस पे डिस्कशन नहीं हुई कि सर हम तो कंप्लायंस में आपके सामने हैं, डे इन डे आउट आप जो कह रहे हैं हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये फॉरेन एक्सचेंजेस का क्या? तो डेफ़िनेटली होते हैं, और उन्हें भी पता है। देखो, इंडियन एक्सचेंजेस का बेनिफिट क्या है रेगुलेटर्स के लिए, कि अगर हम कुछ गलत करें अपने यूज़र्स के लिए या एज़ अ कंपनी, तो रेगुलेटर कैन कैच होल्ड ऑफ अस। वी आर नॉट सिटिंग इन दुबई, वी आर नॉट सिटिंग इन अबू धाबी और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वी आर सिटिंग इन इंडिया। तो उनके लिए सबसे अच्छा बेनिफिट है कि अगर उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, दे कैन कम टू अस
एंड से कैच अस वेरी क्लियरली। बट अगर कोई बड़ा एक्सचेंज, ग्लोबल एक्सचेंज इंडियन यूजर्स के लिए कोई गलत करता है, उन्हें नहीं पता कि वो कैसे जाएं, कैसे एनफोर्स करें, डेटा भी नहीं आता है वहां से। बट उनका भी काम है कि इंडियन यूजर्स को कैसे प्रोटेक्ट करे। पहला उसका गोल होता है कि यार इंडिया में जो प्लेटफॉर्म ऑपरेट कर रहे हैं वो कंप्लायंट फ्रेंडली हो। सेकंड फेज आता है जिसमें वो कहेंगे कि नहीं, जो भी इंडियंस को सर्विस दे रहा है उसको ये कंप्लायंस फॉलो करना है, राइट। तो आई थिंक फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ है, जहां पर इंडियन एक्सचेंजेस, होपफुली मेनी इंडियन एक्सचेंजेस आर फॉलोइंग दोज रूल्स। इट्स अनफेयर इन अ वे कि सिर्फ हम पे वो कंप्लायंस होता है और ग्लोबल नहीं होता, बट आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी। सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी आई थिंक विच इज हैपनिंग टुडे इज कि इंडिया ट्राई कर रहा है कि वो ग्लोबल प्लेयर्स भी उसी कंप्लायंस को अडहर करें, मेक श्योर कि प्लेइंग फील्ड लेवल्ड है इंडियन प्लेयर्स के लिए भी, फॉरेन प्लेयर्स के लिए भी। और जो इंडियंस को सर्विस मिल रही है वो बेस्ट ऑफ क्लास है, चाहे वो इंडियन प्लेयर प्रोवाइड करे, चाहे वो फॉरेन प्लेयर प्रोवाइड करे। लेकिन अभी क्या सिनारियो है जो आप बोल रहे हैं, 70% लोग बाहर है क्योंकि टीडीएस उन्हें नहीं देना पड़ता, टैक्सेशन कम है, रिपोर्टिंग लैक्स है। तो यूजर्स को लगता है यार वो प्लेटफॉर्म्स यूज करने में ज्यादा बेनिफिट है मेरा, तो वो अभी वो यूज कर रहे हैं। बट ओवर टाइम मुझे ये लगता है कि ये सब इक्वेट हो जाएगा, फिर जो भी बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा यूजर को, अल्टीमेटली यूजर उसी प्रोडक्ट को यूज करेगा। हमें लगता है बिकॉज वी आर इंडियंस, वी अंडरस्टैंड इंडियंस के यूज केस मच बेटर, उनकी प्रॉब्लम्स मच बेटर, तो वी कैन सॉल्व मच बेटर देन एनीवन एल्स। तो इन द लॉन्ग रन मुझे पता है कि इंडियन प्लेटफॉर्म सक्सीड करेंगे इस इंडस्ट्री में, चाहे इन द शॉर्ट रन जो अब आपको दिख रहा है कि फॉरेन प्लेयर्स में बी टेकिंग लार्जर शेयर ऑफ द मार्केट। राइट। आशीष, इसमें ऐसा नहीं लगता है कि यूजर जो है, ये तो चलो टीडीएस और टैक्सेशन से रिलेटेड या जीएसटी से रिलेटेड या रिपोर्टिंग से रिलेटेड या कई एक्सचेंज पे लोग बिना केवाईसी किए वहां जाना पसंद करते हैं। बट एक और रीजन है, लोग जो बाहर जाते हैं वो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। वो ट्रस्ट करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंजेस आर मोर सिक्योर बिकॉज दे आर डीप पॉकेट्स। इवन इफ अगर अटैक होता है तो वो अपनी जेब से फंड कर देंगे। CoinSwitch एज अ कंपनी, I've seen you have a track record of not getting hacked. Like, I mean, I don't know कि there is zero incident, and I wish the same for you in the future also. But obviously ये industry threat से भरी हुई है। क्या security भी एक बहुत बड़ा issue है, and how you are catering to that? नहीं, आपने बहुत ही सही पॉइंट करा, क्योंकि क्रिप्टो में क्या होता है कि सिक्योरिटी ऑफ द टोकन्स ऑफ द एसेट्स लाइज विद द कस्टोडियन। इस केस में कस्टोडियन कौन होता है? एक्सचेंजेस। तो चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, सबसे बड़ा रिस्क है कि यार मेरा पैसा चोरी नहीं होना चाहिए। तो सिक्योरिटी इज टॉप ऑफ माइंड फॉर द यूजर। अब why do people think global exchanges have higher standard versus Indian? Because I think वो Indian mindset में भी to be honest वो कहीं रहता है कि Indian players, चाहे क्रिप्टो इंडस्ट्री में हो या कोई भी इंडस्ट्री में हो, will cut a bit of corners to make more profit, and global exchanges may invest a little more in their security, but ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। CoinSwitch ऑलमोस्ट 10% ऑफ अपना रेवेन्यू वापस सिक्योरिटी में ही लगाता है, टू मेक श्योर कि हमारे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स आर मच हायर। Global players अपने साफू फंड, XYZ फंड ये इकट्ठा करते हैं। इफ आई कैन गिव यू टू एग्जांपल ऑफ द टॉप टू एक्सचेंजेस इन द वर्ल्ड, जैसे सपोज बाइनेंस की बात करें, वो साफू फंड कहता है। कॉइनबेस कहता है कि मुझे फंड की जरूरत नहीं है, मैं इंटरनली ही सारी चीजें डेवलप करता हूँ। मेरा कस्टोडियल प्रोडक्ट इज ओनली फॉर मी, नॉट फॉर सेल, एंड नोबडी नोज कि व्हाट प्रोडक्ट आई हैव बिल्ट। सो कहता है मैं किसी पे रिलाई ही नहीं करता हूँ, और मेरा आप रिकॉर्ड देख लो। सो एक तो ये दो स्ट्रैटेजी देखी। तो इन दोनों में से कौन सी स्ट्रेटजी आप अपना रहे हो, या तीसरी स्ट्रेटजी आपकी? सो आई थिंक दोनों स्ट्रेटजी हैज वैल्यू। हम्म। सबसे पहले आपको प्रोटेक्टेड रखने हैं फंड्स, जो कॉइनबेस की स्ट्रैटेजी है कि यार मैं सारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस बिल्ड करता हूं कि मैं आपके फंड चोरी ही नहीं होने दूंगा। बट आपको ये भी समझना है कि जो हैकिंग है, हैकर्स आर ऑल्सो इवॉल्विंग डे ओवर डे। तो इट्स अ कैट एंड माउस रेस ऑल ओवर। हमने देखा इवन ग्लोबल एक्सचेंजेस हैक हुए हैं, इवन बिनेंस हैक हुआ है, इवन बायबिट हैक हुआ है, राइट। दे आर बिग एक्सचेंजेस, राइट, बिग इशू। बट दे हैड इनफ मनी टू गिव इट बैक। तो दोनों स्ट्रैटेजीज आर नीडेड इन दिस स्पेस, राइट। पहला, आप प्रोटेक्ट करिए, 100% उसमें इन्वेस्ट करिए एंड कंटिन्यूअली इन्वेस्ट करिए कि आप ये जो हैकर्स हैं उनसे हमेशा आगे रह सकें, आप अपनी सिक्योरिटी को इवॉल्व कर सकें टू अ लेवल कि आप हैक ही ना हो। लेकिन अगर कोई गलती से हो गया कुछ, आप क्योंकि आपके फंड्स भी मल्टीपल जगह होते हैं, जैसे वजीरेक्स के हैक में हमारे भी थोड़े फंड वजीरेक्स पे थे क्योंकि हम पार्टनर की तरह काम करते थे। उन केसेस में आप क्या करें?
उन केसेस में यू शुड हैव इनफ लिक्विडिटी टू बी एबल टू फिल दैट गैप। तो पहले आप अपना रिस्क कम करिए, मिनिमाइज करिए। दूसरा, आप जितना वो मिनिमल रिस्क है उसके लिए एक्स्ट्रा फंड्स रखिए, सो दैट वर्स्ट केस में अगर आपका पार्टनर भी हैक हो गया तो भी आप यूजर के फंड्स को इम्पैक्ट नहीं होने देंगे। तो हम मिक्स ऑफ बोथ स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। हम इन्वेस्ट करते हैं टू मेक श्योर कि कॉइनबेस और इवन कॉइनबेस के भी ऊपर काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ अब एग्ज़िस्ट करती हैं, जो कि कस्टडी प्रोवाइड करती हैं। हम उन सब के साथ काम करते हैं, बट हम पार्टनर्स के साथ भी काम करते हैं। तो जो उनका रिस्क है, वो हमारा भी रिस्क है, तो हम एक्स्ट्रा फंड्स भी रखते हैं टू मेक श्योर कि अगर कोई इंसिडेंट हमारे पार्टनर्स के साथ हुआ, वर्स्ट केस हमारे साथ हुआ, तो हम यूज़र को वो पैसा रिटर्न कर पाएँ। एक एक्सचेंज का फाउंडर जो है एट द एंड ऑफ द डे इज ह्यूमन। और मैं सोचता हूँ कि अगर वो फाउंडर ना होता एक्सचेंज का, और वो एक नॉर्मली कुछ और बिजनेस कर रहा होता बट क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा होता, तो उसका इमोशंस तब क्या होते हैं? तो अगर आशीष एज अ ह्यूमन, नॉट एज अ फाउंडर ऑफ कॉइनस्विच, treat yourself as somebody who's like a normal human living his own normal life, maybe doing a job or maybe doing a business other than crypto, वो कैसे इस इंडस्ट्री को देखता और क्या स्ट्रेटजी अपना था? आई थिंक वो डुअल स्ट्रैटेजी अपनाता। एक मेरे हिसाब से इस इंडस्ट्री में ना 2 टाइप ऑफ पीपल होते हैं। एक होते हैं जो हार्डकोर बिलीवर्स हैं। वन ऑफ आई बिलीव वन ऑफ दोज़ आर इज़ सिटिंग विद अस। मैं भी बिलीव करता हूँ, बट आई डोंट कॉल माय सेल्फ अ हार्डकोर बिलीवर। मुझे लगता है क्रिप्टो इज़ एन एज़ एन एसेट क्लास, इज़ एन इम्पोर्टेंट एसेट क्लास टू बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, राइट? इस इंडस्ट्री की ग्रोथ तभी होगी जब इसमें यूज़ केसेस बनेंगे, जो आप और मैं दिन भर यूज़ करेंगे और हमारी लाइफ बेटर होगी। इंडस्ट्री में अभी हम वहाँ पे पीछे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आई एम हार्डकोर ऑन इट कि नहीं, बिटकॉइन हैज टू continually do better. It will do bad as well, it will do good as well, but as an asset class I should have an exposure in that. No, just because I have good feelings about bitcoin कि मुझे नहीं उसमें पैसा डालना है, नहीं। मुझे अपने लॉजिकली देखना है कि या मेरे पोर्टफोलियो में इट मेक सेंस और नॉट। अगर मेरे पास एज अ ह्यूमन बीइंग लिक्विडिटी ही कम है, मैं सिर्फ 10,000 रुपए महीना ही इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो आई माइट नॉट इवन चूज क्रिप्टो, क्योंकि यार मुझे कोई अर्जेंसी भी आ सकती है। बिटकॉइन का नहीं पता, आज 125 है, आज 70 हो गया। अब मुझे अर्जेंसी है, तो मुझे सारा लॉस पे बेचना पड़ेगा टू गेट इन। तो शायद मैं क्रिप्टो को एज अ इन्वेस्टर उस केस में चूज भी ना करूं। बट अगर से मेरे पास 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने को है, तो मैं कहूंगा कि यार 5,000 एटलीस्ट मैं क्रिप्टो में डालूंगा, कि 5,000 की मुझे अर्जेंसी इमीडिएटली नहीं पड़ेगी, बट इन द लॉन्ग रन कैन इट गिव मी दोज रिटर्न्स कि जो मेरा 1 लाख का रिटर्न है वो मार्केट को बीट कर सके, इन्फ्लेशन को बीट कर सके, और मुझे ओवर द टाइम, ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स एक लॉन्ग टर्म गुड इन्वेस्टमेंट दे सके। तो मैं अपने आप को हार्डकोर बिलीवर नहीं मानता। मैं मानता हूं कि हाँ, दिस इज अ वेरी गुड एसेट क्लास इन द लॉन्ग रन। अगर आप शॉर्ट टर्म में इसका फायदा उठाना चाहोगे तो शायद आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप छोटे छोटे साइकिल्स का डेफिनेटली फायदा उठा सकते हो। जैसे अभी बिटकॉइन गिरा, तो आप थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो टू एवरेज योर प्राइस। ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट टू बुक प्रॉफिट। तो ऐसा नहीं है कि मैं बिटकॉइन ने आज तक सेल नहीं करा है, मैंने भी सेल करा है। जब वो 125 के गया था तो मैंने थोड़ा बिटकॉइन सेल करा था, बिकॉज मुझे पता था दैट्स अ गुड पॉइंट वेयर आई कैन बुक सम प्रॉफिट। तो नॉट बीइंग अ हार्डकोर ऑफ दिस इंडस्ट्री की नहीं, बिटकॉइन विल कंटिन्यू टू गो अप, जस्ट कीप ऑन इन्वेस्टिंग, मैं इसे देखता हूँ एज एन इन्वेस्टर कि मेरे पोर्टफोलियो में कितना वैल्यू ऐड करता है, क्या मुझे अल्फा दे पा रहा है या नहीं। और ऑल्सो आई बुक प्रॉफिट एंड आई री इन्वेस्ट व्हेन आई थिंक द प्राइसेस आर टू चीप फॉर मी नाउ टू गेट मोर बिटकॉइन। साइफर पंक्स आए थे। साइफर पंक्स ने बोला फ्रीडम चाहिए, एक फ्रीडम से रिलेटेड मनी होनी चाहिए जिस पे किसी का कंट्रोल ना हो। वो मनी आ गई। फिर उसके अराउंड कम्युनिटी आई। कम्युनिटी ने बोला यही है वो फ्यूचर, और वो कन्विंस करने लग गए पॉलिटिशियंस को, प्रेसिडेंट को। किसके? भाई अगर वो सोचते थे कि अमेरिका का प्रेसिडेंट मान गया तो लिटरली दुनिया मान जाएगी। अमेरिका का प्रेसिडेंट मान गया। अनबिलीवेबल। बट डोनाल्ड ट्रम्प इज लाइक अनबिलीवेबल स्टफ दैट हैज हैपेंड टू क्रिप्टो। वो माना ही नहीं। उसने बोला अच्छा क्या क्या चाहिए जी? उसने बोला पहले तो देखो मेरा परिवार मीम कॉइन्स ही लॉन्च कर देता है, यू ट्रस्ट मी? देखो मैंने कॉइन लॉन्च कर दिया। फिर उसने बोला कि मैं बिटकॉइन मेरे परिवार बाय कर रहा है। उसने बोला अब क्या चाहिए? उसने बोला बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व चाहिए, ये लो। अच्छा और क्या चाहिए? जीनियस एक्ट चाहिए, ये लो। क्लैरिटी एक्ट, ये लो। और क्या चाहिए? गैरी गैंसलर बहुत अच्छा, हटा देते हैं, अभी हटा दिया। सब कुछ वैसा प्ले हुआ जैसा एक क्रिप्टो इन्वेस्टर का ड्रीम कह लो। उसके बाद भी सेंटिमेंट्स आज ऑल टाइम लो पे हैं। और मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि
हाउ इज इट प्लेइंग? मैं भी इनफैक्ट इतने सालों से हूँ इस इंडस्ट्री में, एंड मैंने इतने लो सेंटिमेंट्स कभी नहीं देखे। मैंने मैंने पास्ट में जब भी बिटकॉइन नीचे गया, तो एक ट्रेंडिंग टॉपिक रहता था, बाय द डिप। मैं इस बार गिन के वो अकाउंट्स नहीं बता पा रहा हूँ कि 10 अकाउंट्स ये बोल रहे हो कि बाय द डिप। आर यू सीइंग सेंटिमेंट्स एट इट्स ऑल टाइम लो? तो पहले मैं एक चीज करेक्ट या फिर ऐड करना चाहूंगा आपकी स्टेटमेंट में कि जैसे आपने बोला कि ये साइबर पंक का इनोवेशन था, उन्होंने बोला यार मनी पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए। बट उन्होंने क्यों बोला? उन्होंने इसलिए बोला कि 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी उसमें मनी प्रिंटिंग होती है, मनी का किस तरह यूज करा बैंक्स ने जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स का मनी था, ऑन पुटिंग ऑन बेट्स विच अल्टीमेटली कॉज देम लॉस। लॉस किसका हुआ? यूजर का हुआ। बैंक्स को कुछ नहीं हुआ, उन्हें बेल आउट मिल गया, तो सब सही। अल्टीमेटली लॉस हो गया यूजर का, क्योंकि मोर मनी आया इक्वेशन में, जो उन पे मनी था उसकी वैल्यू गिर गई। राइट? तो इससे पहले क्या होता था कि मनी यूज टू बी रिप्लेस्ड बाय, और रिप्लेस क्या, 1:1 हैंड, 1:1 बैक्ड बाय गोल्ड। तो आप सीधा मनी प्रिंट नहीं कर सकते थे। जब से वो गोल्ड स्टैंडर्ड गया, तब से यू कैन प्रिंट एज मच मनी एज पॉसिबल। उससे क्या होता है, लोगों को लगता है कि गोल्ड प्राइस ऊपर जा रहा है। गोल्ड प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, आप जो करेंसी होल्ड कर रहे हो वो नीचे जा रही है। तो रिलेटिवली गोल्ड वहीं का वहीं है, और आपको लग रहा है कि उसकी वैल्यू ऊपर जा रही है। तो बिटकॉइन का सेकंड पॉइंट ये भी था कि एक तो आप कंट्रोल लो मनी का, दूसरा ये भी था कि यार आप ऐसी प्रिंटिंग इन्फ्लेशन से बच पाओगे, जिसपे आज लोग एक सारी कॉल्स लेते हैं, कंट्रीज कॉल लेती हैं, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अल्टीमेटली लूजर कौन होता है? यूजर। बिटकॉइन में वो सारे केसेस आपको नहीं मिलेंगे। वाइल यूएस इज अडॉप्टिंग बिटकॉइन, आप दूसरी साइड देखेंगे तो दूसरी करेंसी की बात हो रही है विच इज नाउ बैक्ड बाय गोल्ड एज वेल। तो जो बिटकॉइन एड्रेस करता था वो प्रॉब्लम्स, पीपल आर ट्राइंग टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम इन डिफरेंट वेज एज वेल। हाँ, करेंसी विल स्टिल बी कंट्रोल्ड बाय द कंट्री, बट इट इज बैक्ड प्रॉब्ली बाय गोल्ड और बाय सम रियल हार्ड एसेट्स, जिससे कंट्री प्रिंट नहीं कर पाएगी, इन्फ्लेशन लिमिटेड होगा, और यूजर लूज नहीं करेगा वैल्यू। आई थिंक ये फैक्टर्स, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, आर कॉजिंग ऑल रिस्की एसेट क्लास इंक्लूडिंग बिटकॉइन टू गो डाउन। बिटकॉइन को बोला जाता था कि यार ये तो डिजिटल गोल्ड है, बट इस साइकिल में लास्ट 6 महीने में आप देखेंगे कि ये ट्रू नहीं रहा है। लोग गोल्ड को ही स्टिल प्रेफर कर रहे हैं ओवर बिटकॉइन। तो दैट इज व्हाई यू आर सीइंग, while all of these positive news is happening, trust on bitcoin is slightly deviating from the narrative जो पहले होता था कि यार ये तो डिजिटल गोल्ड है, टू कि यार क्या ये हेज है मेरे लिए या नहीं है। तो पीपल आर डाइवर्सिफाइंग इनटू गोल्ड एज वेल एज बिटकॉइन। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल बाय द डिप स्टिल। तो एक्सचेंजेस पे आप हर एक्सचेंजेस का डेटा देख सकते हैं जो कॉइन मार्केट कैप या पब्लिक अवेलेबल होता है। उसमें बाइंग एक्चुअली ट्रेडिंग बढ़ती है जिन दिनों बिटकॉइन या कोई भी एसेट में जिसमें वो बिलीव करते हैं वो गिरता है, क्योंकि लोगों का भरोसा है कि ये एसेट पहले 20,000 भी गया था, फिर वापस 3,000 भी गया था, फिर 60,000 गया था। तो इट ऑलवेज बाउंसेस बैक, बिकॉज लॉन्ग ड्यूरेशंस में क्या होता है, इनफ डेवलपमेंट, इनफ प्रोग्रेस हैपेंस कि दिस एसेट क्लास कंटिन्यूज टू मूव इन द राइट डायरेक्शन। तो लोगों को अभी भी वही बिलीफ है कि यार दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ द साइकिल। पीपल सी इट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दे आर नॉट वरिड कि मुझे 2 महीने में पैसा निकालना है, क्या मेरा पैसा डबल होगा या बढ़ेगा। दे आर सेइंग कि यार अगले 5 साल भी अगर बिटकॉइन कंटिन्यूज टू मेक प्रोग्रेस, कंटिन्यूज टू ग्रो, तो ये वापस बाउंस बैक होगा और मैं शायद अच्छे गेन्स ही बना पाऊं। बट ओवरऑल कॉन्फिडेंस इन द इकोसिस्टम इज शेकन स्लाइटली। चलो, बिटकॉइन के अंदर तो फिर भी एक बिलीफ है कि थिंग्स विल बी फाइन, ऊपर जाता है फिर। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में आज की डेट में गोल्ड और सिल्वर ने लाइमलाइट ले ली है, एंड वी आर सीइंग कि जो काम गोल्ड एक्चुअली में अगर देखा जाए तो गोल्ड इज द न्यू बिटकॉइन टुडे, एंड सिल्वर इज द न्यू ऑल्ट कॉइन, एंड दोनों के अंदर वॉलेटिलिटी हैज क्रॉस्ड बिटकॉइन, एंड सिल्वर इज बिहेविंग लाइक अ मीम कॉइन। सो जब वो कह रहे हैं कि गोल्ड और बिटकॉइन मीम कॉइन और ऑल्ट कॉइन है, तो who's going to bitcoin? And then there are FD guys who are watching all this. मेरा ये मानना है कि things have really changed. अगर गोल्ड और सिल्वर जिस हिसाब से मूव कर रहे हैं, तो वो लाइमलाइट खींच के ले गए, और जब तक वो करते रहेंगे, ये मार्केट कहीं ना कहीं सेंटिमेंट लो रहेगा। अनटिल अनलेस एक टाइम आएगा कि ये इतने लो प्राइस पे चला जाएगा कि फिर एक न्यू सेट ऑफ बायर आएंगे और कहेंगे देख ऐसा है कि अब गोल्ड एंड सिल्वर ने तो जो करना था कर लिया, लेट्स गेट बैक टू बेसिक्स एंड गेट बैक टू बिटकॉइन एंड ऑल्ट। देख बहुत लो प्राइस पे पड़े हुए हैं, फ्यू ऑल्ट्स आर एट 80-90% करेक्शन। जैसे आप देखते हो अपना डेटा एक्सचेंज का,
What is the sentiment right now in altcoins? आई थिंक ऑल्ट कॉइन्स नॉट जस्ट नाउ इन द लास्ट 6 मंथ, बट आप देखेंगे कि पूरे साइकिल में लोग वेट करते रहे कि बिटकॉइन में लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, एंड देन दैट मनी विल फ्लो इन टू ऑल्ट कॉइन्स, एंड ऑल्ट कॉइन्स भी रैली होंगे। बट आप देखेंगे तो कोई ऑल्ट कॉइन ने ऐसा ब्रेकआउट नहीं दिया है, right? Meme coins after, the Trump coin and Melania coin, that has died. That the entire ecosystem kind of have realized कि this is one of the things which comes up in crypto, कि जैसे पहले ICO होता था, फिर NFTs होता था, it was one another thing जो आया और अब उसका टाइम जा चुका है। बट ऑल्ट कॉइन्स में वैल्यू रिटर्न नहीं हुई है। मुझे मेजर फैक्टर्स उसका लगता है कि लोगों को समझ आ गया है कि अनलेस एक ऑल्ट कॉइन कोई रियल वैल्यू ऐड कर रहा है किसी की लाइफ में, यूज केस को सॉल्व कर रहा है मिलियंस ऑफ यूजर के लिए, उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो इट्स वेरी हार्ड टू मूव मनी इनटू दोज इकोसिस्टम्स व्हिच आर नॉट एडिंग वैल्यू बैक टू द यूजर। जैसे अभी विटालिक ने भी कहा, मैं भी काफी टाइम से कह रहा हूँ कि क्रिप्टो की वैल्यू आती है उसके यूज केस से। जैसे ट्रस्टलेस इकोसिस्टम्स बने जो लोगों को फाइनेंशियली हेल्प कर पाए। जैसे मैंने आपको लोन का एग्जांपल दिया जिसमें मुझे दिक्कत हुई लोन लेने में। क्या कोई एप्लीकेशन आ सकती है जहाँ पे ये ट्रस्टलेस डेटा शेयरिंग हो जाए, डेटा प्राइवेसी, एंड ये लोन अप्रूवल्स बिकम फास्टर फॉर द यूजर? तब उस क्रिप्टो, उस ऑल्ट कॉइन की वैल्यू आती है, धीरे धीरे वो ग्रो करेगा। आई थिंक जब तक रियल यूज केसेस हिट नहीं करेंगे इस इंडस्ट्री को, तब तक ये ऑल्ट कॉइन्स की ग्रोथ इज वेरी वेरी हार्ड इन माय ओपिनियन। So you recently got into stocks as well. जो नया प्लेटफॉर्म आपने शुरू किया था, हाउ इज दैट परफॉर्मिंग? So that is doing good. We are crossing almost 2 million users now on that platform. और कॉइनस्विच का हमेशा से ही, जब हमने कॉइनस्विच शुरू करा था, हमारा हमेशा से ही ये एम था कि हम वेल्थ को इक्वलाइज कैसे करें। क्रिप्टो अनसर्व्ड था, हमें लगता था यार क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए बिकॉज लॉन्ग टर्म फ्यूचर है। आई थिंक वी सॉल्व दैट थ्रू कॉइनस्विच। बट धीरे धीरे हमें ये भी पता लगा कि स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारे टूल्स हैं जो यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। क्या हम उन यूजर्स को वो टूल्स दे सकते हैं टू ग्रो देयर मनी? आज आप जाएंगे यूजर से पूछेंगे कि यार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, कहेगा हाँ बहुत सारी एप्स हैं, 5 मिनट में केवाईसी हो जाती है, किसी में भी बाय सेल कर सकते हैं। आप उससे ये पूछोगे कि अच्छा क्या खरीदें, उसे नहीं पता। जिसमें उसने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, क्या उसको बेच के प्रॉफिट निकाल लें या उसमें और पैसा डाल दें, यूज़र को नहीं पता। तो नॉलेज गैप बहुत ज़्यादा है। उसे ये नहीं पता कि उसे मार्केट में करना क्या है टू मेक मनी। 70% of the mutual fund don't beat the market today. So mutual fund, while is a passive, is a good investment tool, still how do you grow your money is the problem to be solved, and that is where we are solving that with Lemon. बजट के अंदर अभी कुछ अनाउंसमेंट हुई है, उसके अंदर रिपोर्टिंग को लेके और उसमें अगर कुछ लैप्सेस हुए तो कुछ पेनल्टीज की बात हुई है। कैन यू जस्ट इलैबोरेट मोर ऑन दैट? तो उसमें क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स, वीएएसपीस, वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को लाइमलाइट में लेके ये बोला गया है कि अगर आप कंप्लायंस फॉलो नहीं करते, रिपोर्टिंग फॉलो नहीं करते, इनकरेक्ट डेटा फाइल करते हैं आईटी जीएसटी में, तो आप पे पेनल्टी लगेगी। आई थिंक विच रीइंफोर्सेस कि यार कंप्लायंस फर्स्ट प्लेटफॉर्म्स इज व्हाट इंडिया वांट्स। इंडिया वांट कि यार रिपोर्टिंग सही होनी चाहिए, यूजर्स के बिहाफ पे आप गलत डेटा उन्हें नहीं दे सकते। और इसीलिए कॉइनस्विच ने हमेशा कंप्लायंस फर्स्ट अप्रोच ही रहा है, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया में प्लेटफॉर्म्स कैसे चलते हैं। इंडिया वांट्स की इंडियन गवर्नमेंट वांट्स की जो भी प्लेटफॉर्म ऑपरेट कर रहे हैं, दे डू राइट बाय द यूजर, दे फॉलो ऑल द राइट पॉलिसीज। आई थिंक इससे क्या होगा, थोड़ी लेवल प्लेइंग फील्ड आएगा। जैसे मैं बोल रहा था कि उस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं जहां हम हर इंडियन यूजर, चाहे वो इंडियन प्लेटफॉर्म हो चाहे ग्लोबल प्लेटफॉर्म हो, उसको इक्वली कैसे कंप्लायंस में ट्रीट करा जाए। आई थिंक दिस इज वन स्टेप क्लोजर टू दैट, बिकॉज अब वो पेनल्टीज में कन्वर्ट हो गया है। तो अगर आप ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी हैं और वो रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है, तो उस पे भी ये पेनल्टीज लागू होंगी। राइट, कभी ऐसा लगता है कि कल को जैसे बाइनेंस इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट ओपनड अप एंड सेड कि एंटिटीज फॉरेन एक्सचेंजेस कैन सेट अप देयर ओन एंटिटीज देयर, तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो उस टाइम पे यू थिंक यू विल बी एबल टू फाइट दैट कंपटीशन? मुझे तो लगता है एब्सोल्युटली। तो आई थिंक उसका या कल को वो बोलते हैं कि एक्वायर कर लेते हैं जी आपको? यार हमें एक्विजिशन ऑफर्स पहले भी आए हैं, हमने कभी उन्हें एंटरटेन नहीं करा है। हमारा मानना है कि हम इस इंडस्ट्री को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करना चाहते हैं यूजर्स के लिए। क्या सॉल्व करना चाहते हैं? जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, वहाँ पर मेरे मम्मी पापा ने भी स्ट्रगल करा है पैसे अपने ग्रो करने में। वो सुबह 8 बजे मेरे पापा जाते थे, रात को 8-9 बजे आते थे। तब भी वो जितना भी पैसा कमाते थे, थोड़ा खर्चा हो जाता था, लेकिन इन्वेस्ट करने में कोई बैंक वाला आता था, कहता है एलआईसी में डाल दो, यूलिप में डाल दो, तो वो इन्वेस्टमेंट कभी सॉल्व नहीं हुआ।
एक मिडिल क्लास के लिए टू वर्क हार्ड टू अर्न मनी एंड देन टू ग्रो मनी इज वेरी हार्ड। तो क्या हम उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? यही हमारा एम रहा है जो हम कॉइन स्विच और लेमन के थ्रू करना चाहते हैं कि क्या हम मिडिल क्लास के लिए एक ऐसे टूल्स बना सकते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट बिकम्स इजी, बेटर एंड बीट्स द मार्केट, बीट्स द इन्फ्लेशन। हमें क्या लगता है कि इंडियन प्लेयर्स लाइक अस, बिकॉज वो प्रॉब्लम हमने जी है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी आर द बेटर पीपल आउट देयर। अगर आप प्रोडक्ट कंपैरिजन देखें, उन्हें ग्लोबल मार्केट को देखना होगा, हमें इंडियन मार्केट को देखना होगा। हमारा फोकस सिंगुलर है, हमें इंडियन यूजर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, एंड इफ वी डू अ बेटर जॉब देन Binance, then we believe will sustain and will do a much better job, grow much faster, better than any competition out there। और आप ये दूसरी इंडस्ट्रीज में भी देख सकते हैं। जैसे आप पेमेंट एग्रीगेटर देखिए, स्ट्राइप पे शायद दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा हो, तब भी वो इंडिया में नहीं है। आया था, लॉन्च करा, कुडंट सक्सीड, वेंट बैक। रेजर पे इज द लीडर। एंड रेगुलेशन भी थोड़ा हेल्प करता है, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि इंडियन कंपनीज मार्केट को कंट्रोल करें, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे अगर उन्हें कंप्लायंस एनफोर्स करना है, इट्स मच इजियर फॉर देम, राइट? एक ग्लोबल प्लेयर को बोलना कि नहीं तुम यही फॉलो करो इज मच हार्डर कंपेयर टू द इंडियन इकोसिस्टम। तो हमें लगता है कि हाँ, एक हम प्रॉब्लम बेटर सॉल्व कर सकते हैं ग्लोबल प्लेयर से। सेकंड, ओवर टाइम जब रेगुलेशंस आएंगे, दे विल फेवर इन अ वे इंडियन प्लेयर्स एज वेल to form a bigger market, solve for local much better than global players out there। जब आप अपने एम्प्लॉय से बात करते हो या अपनी टीम से बात करते हो और लास्ट माइल जो एक डेस्क जॉब पे बैठा है जो आपसे साल में एक दो बार ही मिलता है, तो आप किस तरह का एक एनर्जी उसको अंदर देने की कोशिश करते हो, एक मिशन स्टेटमेंट आप देने की कोशिश करते हो कि यार यू आर अलाइंड विद दिस, वो क्या चीज़ है जो आप उसको बताते हो? आई थिंक हमारे बैकग्राउंड से बहुत लोग रिलेट करते हैं। तो हमारे कंपनी का मिशन स्टेटमेंट इज मेक मनी इक्वल फॉर ऑल। इसका क्या मतलब है कि अगर 100 रुपए एक फार्मर को दूं मैं और एक HNI को दूं, उनके लिए चाहे 100 रुपए की वैल्यू सेम है, बट हाउ दे इन्वेस्ट, हाउ दे यूज दैट मनी, व्हाट टूल्स आर अवेलेबल टू देम, आई थिंक मेरी कंपनी में जो भी काम करता है वो रिलेट कर सकता है, बिकॉज हम सब उन्हीं बैकग्राउंड से आते हैं। हम सब ने वो स्ट्रगल्स देखे हैं। हम यहाँ किसी और की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अगर हमने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी इन मेकिंग दिस मनी इक्वल फॉर एवरी इंडियन, वी नो दैट वी हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब। तो आई थिंक दैट्स हाउ दे रिलेट टू मी, बिकॉज देयर स्टोरी एंड माई स्टोरी मैचेस। राइट, थैंक यू वेरी मच आशीष, आई थिंक दिस इज अमेजिंग। मैं यही कहूँगा कि जो क्रिप्टो के फंडे सीरीज है, इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना। आज का जो था ये पहला एपिसोड था, इसके बाद एक कंटिन्यूटी में एक सीरीज में कई वीडियोस कई एक्सपर्ट्स के साथ, खासकर अभी जियोपॉलिटिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करी, वो भी बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेंगे, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे हम इस वीडियो बनाएंगे सीरीज में। एंड थैंक यू वेरी मच आशीष, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक Thanks a यू। lot। सो अगर आपको आशीष की ये जर्नी पसंद आई, आशीष का ये मिशन पसंद आया और क्यों ये प्लेटफॉर्म बनाया है, तो प्लीज़ एक बारी कमेंट ज़रूर करेगा, लाइक करेगा वीडियो को, और बने रहिए इस सीरीज़ में। आगे और भी बहुत सारे ऐसे शानदार वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है? तो जुड़े रहिए क्रिप्टो के फंडे पावर्ड बाय कॉइन स्विच। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.